मैं डीएम झा। आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि ऐसी कोई विशेष जानकारी इस वीडियो में नहीं मिली आपको, आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और इसके बारे में यदि कुछ और भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें और मैं इसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। नमस्कार। म्यूचुअल फंड चुनते समय ना अक्सर एक सवाल मन में आता है, यार ग्रोथ लें या आईडीडब्ल्यूसी। कई बार तो हम बस यूं ही कोई भी बटन दबा देते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। आज हम इसी दुविधा की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है म्यूचुअल फंड के दो रास्ते। एक है ग्रोथ और दूसरा ये नया सा नाम आईडीडब्ल्यूसी, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दोनों आखिर हैं क्या, चलते कैसे हैं और इनमें असल फर्क क्या है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन विकल्पों को इतनी आसानी से समझाना कि हर निवेशक, मतलब कोई भी हो, अपनी जरूरत और अपने लक्ष्य के हिसाब से एक ठीक ठाक सोचा समझा फैसला ले सके। कि भाई ये टैक्स के जो नए नियम आए हैं ना, उसके बाद तो ये फैसला और भी जरूरी हो गया है। तय कि इस ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू के पर्दे के पीछे आखिर है क्या। देखिए, जब भी कोई किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाता है ना, तो आमतौर पर उन्हें निवेश फॉर्म में इन दोनों में से एक चुनना होता है, ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू। यहीं से मतलब कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, जैसा आपने कहा, ये फैसला आपके निवेश की पूरी दिशा तय कर सकता है। अच्छा, पैसा कैसे बढ़ेगा, आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हाँ, उस पर टैक्स कितना लगेगा। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। मतलब शायद सोचते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, पर इसका असर काफी गहरा हो सकता है। निवेशक बाद में सोचते हैं कि काश शुरुआत में ही सही चुनाव कर लिया होता। अच्छा, हाँ। को शुरुआत ग्रोथ विकल्प से करते हैं। नाम से तो लगता है कि ये बढ़ाने के बारे में है। हाँ। इसमें होता क्या है असल में? हाँ, ग्रोथ का मतलब ही है बढ़ोतरी, बढ़ना। इस विकल्प में फंड जो भी मुनाफा कमाता है, मान लीजिए शेयरों की कीमत बढ़ गई या कोई डिविडेंड मिला, वो निवेशकों को दिया नहीं जाता, बल्कि उस मुनाफे को वापस उसी फंड में लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं पुनर्निवेश या रीइन्वेस्टमेंट। अच्छा। आप इसे कंपाउंडिंग की ताकत कह सकती हैं। आपकी जो शुरू की पूंजी थी, उसने जो कमाया, वो कमाई भी अब कमाने लगती है। समय के साथ ये जो चक्रवृद्धि असर है ना, ये आपकी कुल जमा राशि को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। और इसका फंड की नैव, मतलब नेट एसेट वैल्यू, उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि सारा मुनाफा फंड में ही जुड़ता रहता है, तो फंड की कुल संपत्ति, जिसे हम AUM कहते हैं, वो बढ़ती है। इससे प्रति यूनिट कीमत यानी NAV वो भी समय के साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए तो इसे ग्रोथ विकल्प कहते हैं। ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबा सोच रहे हैं, मतलब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और जिन्हें बीच बीच में पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। और NAV की बढ़ोतरी ही उस फल का सबूत है। समझ गया, मतलब ग्रोथ में पैसा जुड़ता रहता है, NAV बढ़ती रहती है। सिंपल। अब आते हैं दूसरे वाले पर, आईडीसीडब्ल्यू। ये पहले डिविडेंड ऑप्शन कहलाता था शायद, इसका नाम क्यों बदला और इसमें होता क्या है? हाँ, पहले इसे डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट कहते थे। सेबी ने नाम बदलकर आईडीसीडब्ल्यू इसलिए किया ताकि निवेशकों को ज्यादा क्लैरिटी मिले, मतलब चीजें साफ हों। डिविडेंड शब्द से ना अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती थी कि ये कंपनी के मुनाफे से मिलने वाले डिविडेंड जैसा ही कोई एक्स्ट्रा फायदा है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा लाभ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब है आय वितरण सह पूंजी निकासी। देखिए, नाम ही सब बता रहा है। ये नाम साफ करता है कि जो पैसा आपको मिल रहा है, वो फंड ने जो आय कमाई है, जैसे ब्याज या डिविडेंड, या फिर आपकी अपनी लगाई हुई पूंजी, आपका कैपिटल, या दोनों का मिक्स हो सकता है। ये फंड के मुनाफे से या आपकी ही जमा पूंजी में से आपको वापस दिया जा रहा है। कोई ऊपर से मिलने वाला बोनस नहीं है ये। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब ये पैसा मेरे ही लगाए हुए पैसे से निकल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आईडीडब्ल्यू विकल्प में होता यह है कि फंड मैनेजर समय समय पर फंड के लाभ या जमा राशि का कुछ हिस्सा निवेशकों को पेमेंट के रूप में दे सकता है। ये पैसा सीधा निवेशक के बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन यहाँ दो बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। पहली, ये पेमेंट गारंटीड नहीं होती।
ये फंड कैसा चल रहा है, बाजार कैसा है और फंड मैनेजर क्या सोचता है, उस पर निर्भर करता है। और दूसरी, जैसा मैंने कहा, ये आपकी ही संपत्ति का हिस्सा है जो आपको वापस मिल रहा है। और क्योंकि पैसा बांट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो जाहिर है एनएवी पर इसका उल्टा असर पड़ता होगा, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। जब भी फंड आईडीसीडब्ल्यू देता है तो फंड की प्रति यूनिट एनएवी उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए एनएवी 100 रुपए है और फंड ने 2 रुपए प्रति यूनिट आईडीसीडब्ल्यू दिया, तो पेमेंट के ठीक बाद, जिसे एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं, एनएवी घटकर 98 रुपीस रह जाएगी, बाकी बाजार के उतार चढ़ाव को अगर न गिने तो जहां ग्रोथ में एनएवी ऊपर जा रही थी, आईडीसीडब्ल्यू में भुगतान के कारण एनएवी नीचे आती है, या कह लीजिए उसकी बढ़ोतरी धीमी हो जाती है। लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना यहाँ कम हो जाती है, क्योंकि जो पैसा बढ़ गया वो अब कंपाउंडिंग के लिए है ही नहीं। वाह, ये तो बिल्कुल बिल्कुल अलग कहानी है ग्रोथ से। चलिए, इन दोनों के जो मुख्य अंतर हैं उनको एक एक करके और साफ करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला फर्क तो मुनाफे का इस्तेमाल ही हो गया। हाँ, सबसे बेसिक फर्क यही है। ग्रोथ में मुनाफा वापस निवेश हो रहा है आपकी पूंजी को बढ़ाने के लिए। आईडीसीडब्ल्यू में मुनाफा या पूंजी का हिस्सा आपको नियमित अंतराल पर या कभी-कभी दे दिया जाता है। एक में पैसा जुड़ रहा है, दूसरे में निकल रहा है, सीधा हिसाब। दूसरा बड़ा अंतर एनएवी पर असर। ग्रोथ में एनएवी लंबी अवधि में ऊपर जाती है, आईडीसीडब्ल्यू में भुगतान के बाद नीचे आती है। एक ही फंड के ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू प्लान की एनएवी में समय के साथ काफी अंतर आ जाता है, खासकर अगर आप 10-15 साल जैसी लंबी अवधि देखें। और अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा उलझाता है लोगों को, टैक्स। इन दोनों में टैक्स का क्या सीन है? ग्रोथ में क्या नियम है? ग्रोथ विकल्प में टैक्स का मामला थोड़ा सीधा है, लेकिन वो बाद में आता है। मतलब जब तक आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स रखे हुए हैं, चाहे उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। टैक्स की देनदारी तभी बनती है जब आप अपनी यूनिट्स बेचते हैं, यानी रिडीम करते हैं। मुनाफे पर जो टैक्स लगता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने यूनिट्स कितने समय तक रखी। अगर इक्विटी फंड्स हैं और 1 साल से ज्यादा रखकर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स लगता है। फिलहाल एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर यह 0 है और उससे ऊपर 10%। इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता। अगर 1 साल से कम में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG टैक्स लगता है, जो कि 15% है। डेट फंड्स के लिए नियम थोड़े अलग हैं। वहां होल्डिंग पीरियड 3 साल का होता है LTCG के लिए, और टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। हालांकि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल सकता है अगर 3 साल से ज्यादा रखा है। पर अब आईडीसीडब्ल्यू में टैक्स का क्या हिसाब है? यहाँ कहानी कैसे अलग है? आईडीसीडब्ल्यू में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ टैक्स टाला नहीं जा सकता। जब जब आपको आईडीसीडब्ल्यू का भुगतान मिलता है तब तब टैक्स की बात आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आईडीसीडब्ल्यू से जो भी रकम मिलती है वो आपकी अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी कुल सालाना आय में जुड़ जाती है और आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देना होता है। अरे बाप रे, मतलब अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में आता है तो उसे आईडीसीडब्ल्यू पर सीधा 30% टैक्स देना होगा और सरचार्ज, सेस वो अलग। जी हाँ, बिल्कुल, यही सबसे बड़ा फर्क है और यही अक्सर लोग ध्यान नहीं देते कि जो लोग ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में हैं उनके लिए टैक्स के बाद का रिटर्न आईडीडब्ल्यू विकल्प में ग्रोथ की तुलना में काफी कम हो सकता है। ये टैक्स का अंतर ही कई बार ग्रोथ विकल्प को लंबी अवधि के लिए ज्यादा फायदेमंद बना देता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, भाई किसे क्या चुनना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, कोई एक जवाब सबके लिए सही नहीं हो सकता। ये पूरी तरह निवेशक की अपनी स्थिति, जरूरतें और उनके लक्ष्य क्या है उस पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, कुछ सामान्य गाइडलाइंस दी जा सकती हैं। ग्रोथ विकल्प किसे चुनना चाहिए? वो लोग जो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए 5-7 साल या उससे ज्यादा, जिनका लक्ष्य है पैसा बनाना, मतलब वेल्थ क्रिएशन, जैसे रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई बड़ा घर खरीदना है, जिन्हें निवेश के दौरान रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है, पैसा पड़ा रहे, बढ़ता रहे, यही चाहते हैं, जो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, जो अपनी टैक्स देनदारी को भविष्य के लिए टालना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर कम टैक्स दर का फायदा मिलेगा, जैसे कैपिटल गेन टैक्स,
खासकर जो लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है टैक्स बचाने के नज़रिए से। ठीक है, ये तो हुई ग्रोथ की बात। और IDWC किसे सोचना चाहिए? क्या ये सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए ही है या और भी कोई ले सकता है? हम चाहिए, जैसे मान लीजिए अपने महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ भी कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, जैसा हमने पहले कहा, ये इनकम गारंटीड नहीं है। अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो IDCW कम हो सकता है या बंद भी हो सकता है। दूसरी बात, इस इनकम पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है जो आपके हाथ में आने वाले पैसे को कम कर सकता है। और तीसरी बात, ये आपकी अपनी पूंजी को भी धीरे धीरे कम कर सकता है, जिससे लंबी अवधि में जो ग्रोथ होनी थी वो रुक जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिटायर्ड लोगों को भी आंख बंद करके IDCW नहीं चुन लेना चाहिए? उन्हें भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें भी बहुत सोचना चाहिए। आजकल तो कई फाइनेंशियल एडवाइजर ये सलाह देते हैं कि रिटायर्ड लोग भी चाहें तो ग्रोथ विकल्प में ही निवेशित रह सकते हैं, और जब उन्हें पैसे की जरूरत हो तो वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP के जरिए नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी यूनिट्स बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। SWP में टैक्स देनदारी अक्सर IDW की तुलना में कम हो सकती है, खासकर इक्विटी फंड्स में LTCG के कारण। और SWP आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी रकम निकालनी है उसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। तो IDW का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अपनी टैक्स की स्थिति क्या है, इनकम की ज़रूरत कितनी पक्की है, ये सब देखकर। ये सोचना कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए इसलिए IDW ले लेता हूँ, शायद हमेशा सबसे अच्छा तरीका ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ग्रोथ और IDW के बीच का फर्क समझने में काफ़ी मदद मिली होगी।